कहे एहसास एपिसोड 1। अब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लड़के वाले जल्दी आते ही होंगे। घर की बड़ी नौकरानी या फिर मालकिन की मुंह लगी हुई नौकरानियां। कमला अपने से जूनियर नौकरों को हुक्म दिए जा रही थी। हाँ, खुद तो नौकरानी है और देखो हमारे ऊपर कैसे हुक्म जता रही है, जैसे अपने आप को मालकिन समझ के रखी है। शांता ने अपने बगल में बैठी सलाद काटते हुए रानो से फुसफुसाते हुए कहा, अब मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, रुबाव तो मालकिन जैसा है ना कमला का। देखा नहीं कैसे बड़ी मालकिन के आगे पीछे चलती फिरती रहती है और आगे बढ़ बढ़कर उनके सारे काम करती है। एक और नौकर बुढ़िया ने भी नाक सिकुड़ते हुए कहा, अरे ये काम तो हम भी कर ले, पर इस रसोई से छुट्टी तो मिले। शांता ने एक उपेक्षित सी नजर पूरे रसोई में डालते हुए कहा, ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है। पहले किचन में खड़े होकर अपनी कमर तुड़वाओ, फिर बड़ी मालकिन के नखरे उठाने के लिए उनके आगे पीछे भागती फिरूं। मैं अपनी पगार से खुश हूँ, वैसे भी मुझे गौरी दीदी के लिए काम करने में ज्यादा मजा आता है, ना कि उस खड़ूस दिखने वाली बड़ी मालकिन के लिए। रानो, तुम ये सलाद और चटनी का काम छोड़ो, ये बुढ़िया औरत कर लेगी। जाके देखो गौरी तैयार हुई या नहीं। कमला किचन में आकर हुक्म जताकर चली गई थी। ले रानो, तेरे मन की मुराद तो पूरी हो गई। अब तू जा अपनी गौरी दीदी को देख कि वो तैयार हुई भी है या नहीं। रानो जल्दी से किचन में अपना हाथ धोने के बाद गौरी के कमरे में दौड़ती हुई चली जाती है। ये क्या दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? रानो ने गौरी को सादे से सूट सलवार में देखकर अपना सर पीट लिया था। मैं तो सुबह ही आपके लिए कपड़े निकाल कर चली गई थी, पर आपने तो ये नए कपड़ों पर नजर तक नहीं डाली है। गौरी दीदी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, या फिर आप मेरा इंतजाम कर रही हो बड़ी मालकिन से डांट दिलवाने का। रानो ने इतना कहकर गौरी को अपनी तरफ मोड़ लिया था। गौरी खिड़की की तरफ नजर फेर कर खड़ी थी, मगर रानो ने अपनी तरफ उसे मोड़ लिया था। गौरी की आंखों में बहुत सारे आंसू थे जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी रानो से। क्या हुआ गौरी दी, आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों है, वो भी आज के दिन? रानो को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरी आज के दिन रोएगी। रानो जब से बड़ी हवेली में काम करने आई थी, उसने हमेशा गौरी को हंसते खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए ही देखा था। बड़ी मालकिन जब भी गौरी की शादी की बात करती थी, गौरी अपने सुंदर से चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपाकर शर्मा कर वहां से भाग जाया करती थी। पर आज गौरी दीदी की आंखों में आंसुओं का मतलब वो समझ नहीं पा रही थी। हमें ये ब्याह नहीं करना रानो। गौरी ने अपनी दादी के द्वारा भेजे गए कपड़े को फेंकते हुए कहा, मुझे ये ब्याह नहीं करना रानो। पर क्यों दीदी? इतनी बड़ी बात रानो को कैसे समझ आ जाती, वो भी इतनी आसानी से। रानो इस बात को सुनकर वही जमीन पर आलती पालती मारकर चुपचाप नीचे बैठ गई और टुकुर टुकुर गौरी की तरफ देखने लगी। वो हमारे जीजू हैं, मैं उनसे कैसे विवाह कर सकती हूँ? गौरी के मन की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पर दीदी, रानो कुछ कहती उससे पहले ही उस कमरे का दरवाजा बिना इजाजत के ही धड़ाम से खुला और सामने बड़ी मालकिन जो कि दादी थी और कमला जो बड़ी नौकरानी थी घर की, वो खड़ी रहती है। गौरी की दादी माँ उसे सादे लिवाज में देखकर बहुत ही गुस्से में बोली, गौरी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो क्या? तुम्हें अपनी जिद हमारी इज्जत, हमारे सम्मान से भी ज्यादा बड़ी है? दादी माँ, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप ही बताइए, कुछ महीने पहले जिस इंसान से हमारी बड़ी दीदी की शादी हुई थी, उस इंसान से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? गौरी, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वो शादी किन कारणों की वजह से हुई थी। उस शादी का क्या अंजाम हुआ, और हम तुमसे किसी बहस में पड़ने नहीं आए हैं। वो लोग शगुन लेकर नीचे तुम्हारा हॉल में इंतजार कर रहे हैं।
हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि अगले 10 मिनट के अंदर में तुम रानो और कमला के साथ नीचे शगुन लेने आ जाओगी। बड़ी मालकिन ने लगभग बहुत ही तेज कड़ी आवाज में गौरी को तैयार होने का आदेश दिया और कमला और रानो को ये भी आदेश दिया कि इसको जल्दी नीचे तैयार करके लाओ और कमरे से बाहर चली गई। रानो, तुम जल्दी से ये सारे सामान मुझे पकड़ाओ, मैं गौरी बिटिया को जल्दी जल्दी तैयार कर देती हूँ। कमला ने गौरी की तरफ उसका लहंगा उठाकर रख दिया और उसे शक की नजरों से घूर घूर कर देखने लगी। गौरी ने वो कपड़े लिए और बाथरूम की तरफ चली गई। आखिर में जब गौरी बाथरूम से बाहर निकली तो कमला ने उसे प्रश्न की नजर से देखा और उससे कहा, गौरी बिटिया, तुम सिर्फ इन कपड़ों में ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। जब हम तुम्हें अपने हाथों से तैयार करेंगे तो कुंवर सा तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। पर कमला की ये बातें गौरी के कानों में जहर घोर रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बेजान सी होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई थी। कमला ने उसे उस हवेली के हिसाब से साज सवार दिया और उसे तैयार कर कर नीचे ले गई। गौरी तो बस एक मशीन हो गई थी जिसका रिमोट तो कमला के हाथों में था। वो उसके बताने के हिसाब से एक एक कदम नाप नाप कर चल रही थी। हे महादेव, ये गौरी दीदी की आप कैसी परीक्षा ले रहे हो? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है भोले, अब कुछ भी अनर्थ मत होने देना। रानो गौरी के पीछे चलते चलते अपने आराध्य भोलेनाथ से बुदबुदाते हुए धीरे धीरे चल रही थी। इधर कुछ चुनिंदा लोग आए थे। गौरी को शगुन का चुनरी चढ़ाकर रोके का रस्म करने आए थे। बड़ी मालकिन ने कमला को इशारे से कहा कि गौरी को इन लोगों के बीच में बैठा दो। गौरी गुलाबी कलर के लहंगे में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसने अपना चेहरा पीले कलर के दुपट्टे से ढक रखा था और अपना सर झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी और वो संकोच में बैठी हुई थी। कुंवर सा नहीं आए, किसी ने पीछे से फुसुर फुसुर करते हुए आपस में ये बात बोला था। पर इस सवाल ने गौरी के अशांत मन में एक हलचल पैदा कर दी थी। हवेली के सभी लोगों को भी ये बात पता चल गई थी कि कुंवर सा भी इस शादी से नाखुश हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आए। पर बड़ी मालकिन और कुंवर सा के घर वालों को इस फुसुर फुसुर से कोई मतलब नहीं था। बड़ी मालकिन ने फुसुर फुसुर करने वाले नौकरों को इशारे से वहां से दूर हटवा दिया था। बड़ी मालकिन को डर था कि कहीं कुंवर सा के बारे में उसे पता चल गया तो कहीं ये खुद ही शादी करने से अभी के अभी इनकार ना कर दे। कुंवर सा की बड़ी बहन, जो कि लाल साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, वो गौरी के सामने खड़ी होती है और बहुत ही खूबसूरत लाल चुनरी जिसके ऊपर सोने की कारीगरी की गई थी, जो कि बहुत खूबसूरत था, गौरी को उड़ा देती है। उसी से पता चल रहा था कि ये लोग बहुत ही अमीर हैं। उसके माथे को चूमते हुए कहा, भाभी, आज से आप सिसोदिया वंश की आन और शान सब कुछ हो गई हैं। इस चुनरी को हमेशा हमारे खानदान की इज्जत समझ के सम्मान करना। दमयंती ने एक बड़ी सी थाली में सोने और हीरे बहुत सारे निकाले और नारियल भी, और गौरी के बहुत खूबसूरत कलाइयों के ऊपर रख दिए और रोके की रस्म पूरी की। बड़ी मालकिन के इशारे पर कमला ने गौरी के हाथों के ऊपर रखी थाली को दूर रख दिया। दमयंती ने गौरी के मुंह में मिठाई खिलाई और हंसते हुए कहा कि माफ कीजिए भाभी सा, कुंवर सा अभी बाहर किसी काम से गए हैं, नहीं तो वही आपके मुंह में मिठाई खिलाकर और इस रिश्ते को पूरा करते। गौरी ने जबरदस्ती मिठाई निगलते हुए फीकी सी मुस्कुराहट दी थी। दमयंती को भी अपनी भाभी के चेहरे पर खुशी नहीं नजर आ रही थी। दमयंती भी अपनी भाभी को देखकर थोड़ा सा स्माइल करके उदास हो जाती है।
दमयंती ने गौरी की दादी माँ से कहा कि हम हवेली पर पहुंचकर शादी का संदेशा डेट निकलवा कर बताएंगे। जी बिल्कुल दमयंती, हमें आपके संदेशे का इंतजार रहेगा। अच्छा तो फिर हमें आप इजाजत दीजिए घर जाने को। हवेली जाकर बहुत सारी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। बड़ी मालकिन ने दमयंती और उसके पति से कहा, कुछ जलपान और मिठाइयाँ तो खा लीजिए। दादी सा, फिर और कभी, अब तो हम सब एक ही परिवार के हैं और आपस में मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा ना। गौरी के ससुराल वालों की गाड़ियां वहां से धूल उड़ाते हुए अपनी हवेली की तरफ चली गई थी। उनके जाने के बाद हवेली के सारे नौकर और लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कुंवर सा क्यों नहीं आए थे और अपने ही विवाह के रोके में क्यों नहीं आए थे। ये घर के सारे नौकर आपस में फुसफुसा कर बोल रहे थे, अरे कुंवर शाह ने तो शादी करने से बिल्कुल मना कर दिया था। वो तो अपनी माँ की धमकी से, उन्होंने उसे धमकी दी थी कि वो अन्न जल त्याग कर देंगी, तब जाके वो परेशान हताश होकर इस रिश्ते के लिए मान चुके थे। घर के एक नौकर ने कहा गार्डन में काम करते हुए, अरे काहे के कुंवर सा एक शादी करने के बाद दूसरी शादी करके लाडो की जिंदगी नाश करने आया है। गौरी अपने कमरे में बैठी हुई थी और खिड़की के पास से सारे नज़ारे को देख रही थी कि नौकर किस तरीके से घर के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो बहुत रोने लगती है। अगर आप लोगों को आगे की कहानी चाहिए तो पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी तो मैं हमेशा एपिसोड न्यू इस कहानी का लाती रहूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।